फ़खर जमान अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कमबैक करने वाले हैं और अब ये खबरें आ रही हैं कि उनको साउथ अफ्रीका टूर के लिए शामिल कर लिया जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर के बाद है। अच्छा, वैसे ओवरऑल वो फ़खर ड्रॉप हुए, ट्वीट हुई, उनको ना सिर्फ टीम से बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। इमेज ये शो किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने सच कहा, इसलिए उनको उनके ऊपर ये सख्त से सख्त फैसला लिया गया, पीसीबी हार्श हो गया, टीम से ड्रॉप कर दिया। लेकिन इसके और भी रीजंस हैं। अगर आप थोड़ा सा डॉट डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो लिंक खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा और ये पता चलेगा कि किस तरह ये लोग एक प्लेयर के अगेंस्ट एक पॉलिटिक्स करते हैं, सियासत करते हैं, उसके ऊपर जुल्म करते हैं और फिर उसको टीम से बाहर निकाल देते हैं। कैसे वो एक कुछ चंद दो चार ताकतवर प्लेयर्स के इर्द गिर्द टीम घुमाने का उनका जो प्लान होता है वो कामयाब हो जाता है। हुआ क्या था, 2024 का T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ। उसके बाद गैरी कर्स्टन की कुछ बातें बाहर आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम जो है वो ग्रुपिंग का शिकार है, चंद प्लेयर्स ग्रुपिंग का शिकार है। फिर 2 ढाई महीने के बाद उन्होंने एक और बात कही जो बाहर आई, खबरें बाहर आई, उसमें यह था कि उनकी नज़रें अब T20 ओपनिंग पेयर की तरफ है। उनका प्लान है कि वो हारिस, साइम और फ़खर के इर्द गिर्द ओपनिंग पेयर को बनाना चाहते हैं। फिर कैप्टनसी के ऊपर भी खबर आई कि अब फ़खर और हारिस कैप्टनसी रेस में शामिल हैं, वो दोनों में से कोई एक T20 का कैप्टन बन सकता है। फिर बाबर की रेजिग्नेशन आ गई। देखिए, बाबर को जितनी बैकिंग मिली हुई है ना पीसीबी से और बाहर से भी, एक्सटर्नल फोर्सेस से भी, उनको कोई रिज़ाइन नहीं करा सकता। तो बाबर आजम का रिज़ाइन तभी मुमकिन है जब कोई गोरा आकर प्रेशराइज़ करेगा, कोई ऐसा उसूल पसंद आदमी आके प्रेशराइज़ करेगा जिसको वाकई अपनी जॉब को जस्टिफाई करना होगा कि वो वाकई कुछ काम करने आया है। तो जब प्रेशराइज़ हुआ और जब नज़र आया कि गैरी की प्लानिंग में कैप्टनसी चेंजेस भी हैं, ओपनिंग पेयर की चेंजेस भी हैं, तो बाबर ने खुद से रिज़ाइन किया और वो बैकआउट कर दिया। अच्छा, फिर आती है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ में बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, सडनली एक ट्वीट कर दिया गया। ट्वीट बेशक पीसीबी के मामलात में उन्होंने इंटरफेयर, फ़खर जमान की ट्वीट आई, पीसीबी के मामलात में वो इंटरफेरेंस हुई, लेकिन वो ट्वीट जो था ना वो सिर्फ एक तरीका था फ़खर जमान के ऊपर एक कोई एक्शन दिलवाना, कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना उसकी लाइफ पे, ताकि सबसे ज़्यादा, देखें हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि किसी के अंदर या बाहर होने से बेनिफिशरी कौन बन रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी अगर कोई बना है तो वो बाबर और रिजवान बना है। देखें, जो दो लोग आपकी कैप्टनसी की रेस में थे वो दोनों टीम से गायब हो गए। आकिब जावेद को जो है कंप्लीट अथॉरिटी मिली, टीम सेलेक्ट हुई, सबसे पहले हारिस और फ़खर जमान का एक्शन हुआ, वो दोनों बाहर हो गए। उन दोनों के बाहर होने से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है? रिजवान और बाबर को हो रहा है। उनके ओपनिंग पेयर को कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, कैप्टनसी ऑटोमेटिकली, ऑब्वियस सी बात है, आपको बहस बची नहीं। अब अगर फ़खर जमान भी नहीं है T20 के लिए तो फिर कैप्टनसी और तो इस करंट लॉट के अंदर तो कोई भी नहीं है अदर देन रिजवान। तो रिजवान बेनिफिशरी बन गए, वो कैप्टनसी उनको मिल गई। एक बात बताएं, जब स्क्वाड सेलेक्ट हो रही थी तो कैप्टन भी वहाँ मौजूद था, सिलेक्शन कमेटी भी थी, चेयरमैन भी थे। तो कैप्टन ने खड़े होकर आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि भाई मुझे मेरा मैच विनर टीम में चाहिए? ठीक है, आप उसको सज़ा देना चाहते हैं, सज़ा दें, ओडीआई सीरीज से बिठाएं, T20 में मुझे फ़खर चाहिए, मैं उसको खिलाना चाहता हूँ, मेरा मैच विनर है वो। भाई यूनुस खान लड़ लेते थे बोर्ड से कि मुझे मेरा मैच विनर चाहिए, आफरीदी लड़ लेते थे, आमिर के लिए लड़ लिए थे यूनुस खान कि मैं आमिर को लेके जाऊँगा, क्योंकि पता होता है कैप्टन को कि उसका इम्पैक्ट प्लेयर कौन है। पाकिस्तान टीम का एक ही इम्पैक्ट प्लेयर है, वो फ़खर है। तो क्यों नहीं बोला? 4 दिन गुजरने के बाद जब स्क्वाड सेलेक्ट हो गई, सब कुछ क्लोज हो गया, पेपर क्लोज हो गए, चैप्टर क्लोज हो गया, अब रिजवान को याद आया कि जी मुझे फ़खर टीम में चाहिए। तो अब 2 महीने बाद आएगा आएगा, देखी जाएगी तब की तब। एक सबक मिल गया, ट्वीट हो गई, टीम से बाहर हो गया, कैप्टनसी रेस से बाहर हो गया, सारी सारी मर्जी की चीज़ें पूरी हो गई। गैरी कर्स्टन ने सडनली रिजाइन कर दिया। जैसे ही देखें आप ये स्क्वाड अनाउंस हुआ, गैरी ने फॉरन रिजाइन कर दिया। अब ये लिंक्स अगर आप बनाएंगे, वर्ल्ड कप के बाद ग्रुपिंग की बात आई, ग्रुपिंग के बाद फिर ओपनिंग पेयर की बात आई, फिर कैप्टनसी रेस की बात आई। जो कैप्टनसी रेस में था उसको टीम से, उसको उसी कंपनी के एजेंट ने ट्वीट किया जिस कंपनी का डायरेक्टर रिजवान है, जो कंपनी बाबर और शाहीन को मैनेज करती है, बाबर को मैनेज करती है, उसी कंपनी ने ट्वीट किया और सडनली जी फ़खर जमान टीम से बाहर हो गया। ना रिजवान ने काउंटर किया, ना बाबर ने काउंटर किया, दोनों खामोशी से बैठे रहे जब तक स्क्वाड सेलेक्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। पहुंचने के बाद रिजवान साहब को याद आया मुझे फ़खर चाहिए, तो ये मैं ये भी दिखा दूं कि मैं कैप्टन हूं और मैं कैप्टन होने के नाते अपने प्लेयर के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। तो ये जिस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं जब आपको लिंक्स नजर आते हैं ना तो आप लिंक्स खुद ही कनेक्ट कर सकते हो कि कैसे ये सारे इवेंट्स 2-2 महीने के गैप से होते रहे, फ़खर को एकदम से बाहर कर दिया इन्होंने। मतलब फ़खर जमान ने ऐसा ट्वीट किया। अच्छा, ट्वीट के अंदर भी वर्डिंग ऐसी है कि कंसिडर कर, जो मतलब जो फ़खर ने ट्वीट किया उसमें लिखा हुआ है कंसिडरिंग के हवाले से। ये तब की ट्वीट है जब पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन से ये बातें हो रही थी कि बाबर आजम को ड्रॉप कर देना चाहिए, बाबर आजम को अगले टेस्ट मैच में ड्रॉप, टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से ड्रॉप की बात हो रही थी, स्क्वाड से नहीं। ये शायद तब की बात थी कि कंसिडरेशन फ़खर जमान कह रहे थे। लेकिन वही बात है कि फ़खर कहना कुछ चाह रहे थे, लिख कुछ और दिया गया एजेंट की तरफ से, क्योंकि ये ट्वीट खुद तो नहीं करते ये लोग। ये जिस तरह की इतनी लंबी इंग्लिश की ट्वीट है, ये सारे प्लेयर्स खुद नहीं कर सकते, ये एजेंट ही करते हैं। तो एजेंट ने कुछ चेंजेस करके किया, फिर बाद में खैर अब रिजवान के कहने पर पीसीबी ने कहा ठीक है, अगर एक अपोलोजाइज अगर वो कर देते हैं फ़खर जमान तो वो टीम में आ जाएंगे, और एक तरीके से उन्होंने अपोलोजाइज कर भी दिया है। भाई ने उनके कंफर्म कर दिया कि वो सायक ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है और अब वो अलग हो गए उससे। तो एक तरीके से फ़खर जमान के लिए भी रास्ते खोल दिए गए कि फ़खर को बता दिया कि भाई तुमने खेलना है तो नीचे ही खेलना है, तुम खेल लोगे लेकिन तुम हमारी मर्जी के हिसाब से खेलोगे। फ़खर ने हमेशा अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया है बाबर और रिजवान के लिए कि भाई वो दोनों ओपन करना चाहते हैं, भाई वन डाउन खेल लूँगा, फिर वन डाउन में कोई और आ गया तो 2 डाउन खेल लूँगा, मिडिल ऑर्डर तक चले गए फ़खर जमान। तो फ़खर जमान हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं इन दोनों की वजह से।
तो घूम फिर के कहानी आप देखें सबसे ज़्यादा घूम फिर के कहाँ पर आई है, रिजवान बाबर की ओपनिंग, रिजवान की कैप्टनसी, और इन सारे डिसीजन होते ही विद इन 15 आवर्स गैरी कर्सन ने रिज़ाइन कर दिया। ये शो कर रहा है कि गैरी कर्सन के जो डिसीजंस थे उनको ना तो किसी ने एक्नॉलेज किया, ना किसी ने रिस्पेक्ट किया, ना किसी ने सुना। आकिब जावेद को कंप्लीट अथॉरिटी देकर इन दोनों प्लेयर्स को प्रोटेक्ट कर लिया गया, जो कि हैं बाबर और रिजवान। ये ट्वीट सिर्फ एक इमेज है ये दिखाने की कि उस ट्वीट की वजह से वो बाहर हुए हैं, लेकिन दर हकीकत करने वाले यही लोग थे। करने वाले ये रिजवान के इर्द गिर्द घूमने वाले ही लोग हैं, जो रिजवान और बाबर को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो रिजवान और बाबर को ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रिजवान इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक बड़े सॉलिड पॉलिटिशियन है, एक बड़े बाकमाल सियासतदान है, जो पूरी सियासत खेल गए लेकिन किसी के सामने बुरे नहीं बने और किसी को पता भी नहीं चलने देते। बहरहाल अच्छी बात होगी अगर फ़खर जमान कम बैक कर लेते हैं, क्योंकि वो एक वाहिद इम्पैक्ट प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकालना वैसे भी बहुत गलत था। आपको अगर किसी सिलेक्शन कमेटी की इंटरफेरेंस की वजह से किसी को बाहर करना भी है तो मैच से बाहर करें, उसके लिए वो सज़ा काफ़ी है। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करना पीसीबी बहुत हार्श हो गया था, बहुत हार्श हो गया था इस मामले में। तो लेट्स होप कि जल्द अज जल्द इनके मामला तय पाएँ, फ़खर जमान वापस आएँ। लेकिन जो इन्होंने सियासत की है या जो गेम इन्होंने फ़खर के साथ किया है, रिजवान ने और इनकी कंपनी ने और इन लोगों ने, ये क्लियर कट नज़र आ रहा है। क्योंकि नज़रें गैरी कर्सन की नहीं फ़खर के ऊपर, और फ़खर को पहले तो गैरी कर्सन से सारी अथॉरिटी ले ली और फिर फ़खर जमान को बाहर कर दिया, और वो भी एक गेम के तहत बाहर किया। ऐसा ट्वीट मैं नहीं मानता फ़खर जमान खुद से आगे कर देंगे कि जी बाबर को ड्रॉप कर दिया, ये बहुत गलत किया, मेरा नहीं ख्याल।